हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए आज हम फिर लेकर आए हैं शैक्षिक नवाचारी संवाद अर्थात EIC रोज की तरह शैक्षिक सामग्री। आज बुधवार 7 जुलाई 2021 है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आनंदम की गतिविधि की। बच्चों, रोज की तरह इस सप्ताह का आज का दिन भी माइंडफुल ब्रीदिंग का है। आपको ध्यान की प्रक्रिया के तहत अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे और फिर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि आंखें बंद करने में परेशानी हो तो आप नीचे भी देख सकते हैं। अब आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो आप पुनः अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 2 मिनट तक यही प्रयास कीजिए। अब जब भी सहज महसूस करें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आज के दैनिक योगासन पर। आज का योगासन है कपालभाति प्राणायाम। तो बच्चों, आज आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। इसके लिए आप सर्वप्रथम सुखासन में बैठ जाएंगे या पद्मासन में बैठ जाएंगे या वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद आप अपने पेट को ढीला छोड़ देंगे। अब अपने नाक से सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया करेंगे। सांस को बाहर छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर धक्का दें। श्वास अंदर लेने की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। इस क्रिया में श्वास अपने आप अंदर लिया जाता है। लगातार जितने समय तक आप आसानी से कर सकते हैं तब तक नाक से श्वास बाहर छोड़ने और पेट को अंदर धक्का देने की क्रिया करते रहिए। शुरुआत में 10 बार और धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक बार में 60 बार तक यह क्रिया की जा सकती है। इससे हमको बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए हमको कपालभाति करनी चाहिए। और आप कपालभाति करते समय अपनी फोटो खिंचवाइए और अपने गुरुजनों को जरूर भेजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आज हम आपके लिए लाए हैं नैतिक शिक्षा में मेंढक और बैल की कहानी। तो प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना और इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से खुद का ही नुकसान होता है। आप इस कहानी को अपने छोटे भाई बहनों को, अपने मम्मी पापा को भी जरूर सुनाएं और हो सके तो रिकॉर्ड करके अपने गुरुजी को भी जरूर भेजिए। इसके बाद आज हिंदी व्याकरण के इस विशेष अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेषण के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। आज हम इस वर्कशीट में बात करेंगे गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण की। और परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद करिए। इसके बाद हम आज प्राथमिक में कक्षा 3 के लिए हमारे आसपास में लेकर आए हैं प्रथम पाठ पूनम्स डे आउट पर वर्कशीट। तो बच्चों, हम देखते हैं इस पाठ में कि पूनम बीमार थी। वह अपनी माँ से स्कूल जाने के लिए कह रही थी कि मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ, यानी उदास बोर हो रही हूँ। माँ कहती है, बिटिया तुम्हें बुखार है, आप आराम से बैठो। पूनम खटिया पर लेट जाती है और ऊपर देखती है तो क्या देखती है? पेड़ पर कुछ चिड़िया और जानवर बैठे हुए हैं और आवाज कर रहे हैं। उसने देखा कि पेड़ पर कौवा, गिलहरी, कबूतर, लंगूर, तितली, मैना और कई सारे पक्षी
बैठे हुए चहचहा रहे हैं। आवाज सुनकर पूनम उठी, पास गिरी एक पत्ती उठाई और उसके अपने चेहरे में लगाई। उसके चेहरे पर चिपचिपा सा कुछ लग रहा था, जिसे धोने के लिए वह तालाब के किनारे चली गई और वहां उसने अपना चेहरा धोया। उसने तालाब के किनारे कुछ पशुओं और पक्षियों को देखा। एक बकरी जो घास खा रही है, एक सारस जो मछली खा रहा है, कछुआ पानी में कूदने को तैयार है, कुछ मेंढक टर टर की आवाज कर रहे हैं और दो भैंसें पानी में तैर रही हैं। बच्चों, आप भी कभी कहीं जाते हो तो अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देख लेना कि वहां क्या चल रहा है। आपको नई नई जानकारी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वर्कशीट के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तरों को जरूर लिखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, आप अपनी इस वर्कशीट को अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर तितली का चित्र बनाएंगे, अन्यथा अपनी कॉपी में तितली का चित्र बनाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं कक्षा 4 हमारे आसपास विषय में। आज की वर्कशीट में हमने दिया है गोइंग टू स्कूल, चलो चलें स्कूल। तो बच्चों, हम देखते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम कहीं भी आने जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं और हमारे इस पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर बच्चे या लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे रास्ते होते हैं। तो इस पूरी वर्कशीट को आप पढ़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, इसके बाद कक्षा 5 के लिए जो आज की वर्कशीट है, इसमें पाठ का नाम है कैसे पहचाना चिंटी ने दोस्त को, अर्थात चिंटी ने अपने दोस्त को कैसे पहचाना। तो बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे पहचानते हैं, सूंघ कर, खाने वाली चीज़ों को। इसके अलावा जानवर कैसे पहचानते हैं और छोटे छोटे चींटियाँ, कीड़े मकोड़े या अन्य पशु पक्षी कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, इस वर्कशीट के माध्यम से हम वो देखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। तो इसमें आप जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं कि कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो क्या हम ही सूंघ पाते हैं या और भी जीव जंतु सूंघ पाते हैं, इस वर्कशीट में पूरा दिया गया है। ठीक है, आप इनके प्रश्नों को अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना और अपने गुरुजी को जरूर भेजना। अब चलते हैं जूनियर की ओर। तो बच्चों, जूनियर में कक्षा 6 सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न आकार, रंग और उपयोग की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं जबकि अन्य मानव निर्मित होती हैं। वस्तुएं सामग्री से बनती हैं, सामग्री वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी की लुदगी से कागज़ बनाया जाता है और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आपके लिए एक गतिविधि है। गतिविधि यह है कि यहाँ पर यह चित्र दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से आपको करना क्या है कि इस चित्र से लकड़ी और लोहे की बनी वस्तुओं को अलग अलग चुनकर अपनी कॉपी पर लिखना है। ओके, ये आपकी पहली गतिविधि है। एक्टिविटी 2, गतिविधि 2 क्या है? लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, लकड़ी से हम कौन कौन सी 5 वस्तुएं बनाते हैं उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। इसके अलावा आपको कुछ जानकारी और देते हैं कि सभी जीवों को 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव है, चाहे मनुष्य है या जानवर हैं, उनको खाना क्यों खाना पड़ता है? नंबर 1, उनकी वृद्धि के लिए, कार्य करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और प्रतिस्थापना के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, तो पौधे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम कई पत्तेदार सब्जियां खाते हैं,
हम कुछ पौधों के फल खाते हैं, कुछ की जड़ें, कभी कभी तने और यहाँ तक कि फूल भी। तो आपकी एक्टिविटी 3 है कि पौधों और उनके भागों के नाम लिखिए जिनको हम खाते हैं। यह था कक्षा 6 का काम। अब आते हैं कक्षा 7 में। आज विज्ञान विषय में हम वर्कशीट में क्या देखेंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि पोषण के आधार पर हम जंतुओं को 2 वर्गों में बांटते हैं और उसके अलावा एक और वर्ग होता है, तो कुल मिलाकर 3 वर्ग हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अर्थात हम पोषण के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटते हैं। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पौधे या उनके उत्पाद को खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो अन्य जानवरों को खाते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। और सर्वाहारी वे जानवर जो पौधों और उनके उत्पादों के साथ साथ अन्य जानवरों को भी खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे हम, अर्थात मनुष्य, बिल्ली, कौवा आदि। तो आपको क्या करना है, जो यह चित्र दिया गया है इसमें से, इस चित्र में से आपको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी को ढूंढकर अपनी कॉपी में वर्गीकृत करना है, लिखना है। इसके अलावा गतिविधि 2 है। इस गतिविधि 2 में, इस चार्ट में आपको यहाँ शाकाहारी प्राणियों के नाम लिखने हैं और यहाँ मांसाहारी और यहाँ सर्वाहारी। ठीक है, ये आपकी दूसरी गतिविधि है। अब हम आते हैं प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, अर्थात भोजन के रूप में पौधों के भाग। अब देखिए, हम कई पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। हम कुछ पौधों के फल खाते हैं, कभी जड़, कभी तना और कभी फूल भी। कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग होते हैं। जैसे सरसों के पौधे से हम उसका बीज लेते हैं तो तेल मिलता है और पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। तो आज के लिए आपकी गतिविधि है कि आप, यह सारणी दी गई है, इसमें पौधों के भागों के नाम लिखिए। जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स खाते हैं। ठीक है, यह ऐसे पौधों के नाम आपको लिखने हैं जिनके हम इन चीज़ों को खाते हैं। जैसे रूट, किस चीज़ के रूट खाते हैं। स्टेम, तना, किन किन पौधों के तने खाते हैं। लीव्स, किन किन के पत्तियां खाते हैं। फ्लावर्स, किन किन के फूल खाते हैं। फ्रूट्स, किन किन के फल खाते हैं। और सीड्स, किन किन के बीजों को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 7 के लिए है। और अब कक्षा 8 के लिए। साइंस में कक्षा 8 में आज हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं, पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया व कवक भी अपना भोजन बनाते हैं। ये सब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज लवण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। अर्थात आज हम बात करेंगे स्वपोषी और परपोषी की। ठीक है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण भोजन के अवयव हैं। ये सब हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इसे पोषक तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, अर्थात स्वपोषी और परपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ऑटो माने स्वयं, ट्रोप्स माने पोषण। अब परपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। अब आपके लिए गतिविधि है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स, अवयवों के नाम लिखिए। कि
राइस, राइस माने चावल, चावल में कौन सा अवयव पाया जाता है? शुगर केन, गन्ने में कौन सा पाया जाता है? पल्सेस, दालों में कौन सा पाया जाता है? पोटैटोज, आलू में कौन सा पाया जाता है? एग्स, अंडों में कौन सा पाया जाता है? ऑयल, ऑयल में कौन सा पोषक अवयव पाया जाता है? और ग्रीन वेजिटेबल्स, और हरी सब्जियों में कौन से पोषक तत्व और या अवयव पाए जाते हैं? ये आपकी पहली गतिविधि है। इसके बाद दूसरी गतिविधि है, नीचे दिए गए चित्रों को अलग अलग वर्गीकृत कीजिए। ये चित्र दिए गए हैं तो इनको ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स अर्थात स्वपोषी और परपोषी, इसके अनुसार वर्गीकृत कीजिए कि इसमें से कौन स्वपोषी हैं और कौन परपोषी हैं। तीसरी आपके लिए गतिविधि है, दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए व सुंदर रंगों से सजाइए। ये आपको चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और रंग भी भरना है और नाम भी उनका देना है। ओके, तो साथियों ये थे हमारे विषय। अब कुछ विषयेतर सामान्य ज्ञान की जानकारी आपके लिए है। निम्न सारणी, लिखित सारणी दी गई है, इसमें 25 महान भारतीय वैज्ञानिकों की खोज करनी है। ठीक है, आप इसमें से शब्दों को मिलाइए, अक्षरों को मिलाइए, शब्द बनाइए। शब्द अर्थात भारतीय वैज्ञानिकों के नाम। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे एक नए अंदाज में, नए विषय में। तो आज यहीं पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।